13 अक्टूबर 1972, एक सामान्य सुबह, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सफर इतिहास की सबसे खौफनाक कहानियों में बदलने वाला है। उरुग्वे के मोंटेवीडियो शहर से एक विमान उड़ान भरता है। इसमें 45 लोग सवार थे, ज्यादातर एक रग्बी टीम के खिलाड़ी जो हंसी खुशी अपने मैच के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही विमान एंडीज के खतरनाक पहाड़ों के ऊपर पहुंचा, मौसम ने अचानक अपना रूप बदल लिया। घने बादल, तेज हवाएं और हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ। पायलट को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उससे एक घातक गलती हो गई। को समझ आ जाएगा कि जो लोग दुर्घटना में मारे गए शायद वही सबसे ज्यादा किस्मत वाले थे, क्योंकि जिंदा बचने की कीमत उन पर 1972 की सुबह की है। जगह थी उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, जहां रग्बी टीम के खिलाड़ी इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें चिली के सैंटियागो शहर में एक फ्रेंडली मैच खेलने जाना था। विमान में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं थे, बल्कि उनके परिवार वाले, दोस्त और कुछ सपोर्टर भी साथ जा रहे थे। माहौल बहुत हल्का फुल्का और खुशियों से भरा हुआ था। ज्यादातर लोगों के लिए यह बस एक साधारण मैच और छोटी सी यात्रा थी, लेकिन नुमा नाम के एक लड़के के लिए ये थोड़ा अलग था। वह जल्द ही कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला था और उसके दोस्त पांचो ने उसे बार बार मनाकर इस ट्रिप में शामिल किया था, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में अलग हो जाने वाले थे। शायद यह आखिरी मौका था जब वे सब दोस्त एक साथ समय बिता सकते थे। टीम के कप्तान मार्सेलो ने बहुत ध्यान से सबका नाम पुकार कर गिनती की, ताकि पक्का हो सके कि कोई पीछे नहीं रह गया। फिर सभी 45 लोगों ने विमान में चढ़ने से पहले एक साथ खड़े होकर एक ग्रुप फोटो खिंचवाई। परिवार वाले दूर खड़े हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में विमान ने उड़ान भर ली। धूप जहाज के ऊपर चमक रही थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य और उम्मीदों से भरा हुआ लग रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह तस्वीर बाद में इतिहास की एक दर्दनाक याद बन जाएगी। कुछ देर तक विमान बिल्कुल आराम से उड़ता रहा। फिर वह एंडीज पर्वतों के ऊपर पहुंचने लगा। खिड़की के बाहर का नजारा बहुत शानदार लेकिन खतरनाक था। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों के बीच से झलक रहे थे। सूरज की रोशनी ग्लेशियरों पर पड़कर इतनी तेज चमक रही थी कि आंखें चौंक जाएं। यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर से भी ज्यादा है और कई चोटियां 6000 मीटर से भी ऊपर जाती हैं। लेकिन जहाज के अंदर बैठे युवाओं को इन खतरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक विमान थोड़ा जोर से हिला, झटका लगा और जहाज हल्का सा डगमगाया। रोमा नाम का एक यात्री घबराकर सीट के हैंडल को कसकर पकड़ लेता है। वह टीम का खिलाड़ी नहीं था, बल्कि एक दोस्त के निमंत्रण पर इस यात्रा में आया था। यह उसका पहली बार था जब वह एंडीज पर्वतों के ऊपर से विमान में सफर कर रहा था। थोड़ी ही देर में विमान और ज्यादा हिलने लगा। पायलट की आवाज लाउडस्पीकर में सुनाई दी और सभी यात्रियों से कहा गया कि वे अपनी सीट बेल्ट बांध लें। साथ ही बताया गया कि कुछ ही मिनटों में विमान सैंटियागो पहुंचने वाला है। लेकिन कुछ ही मिनटों में विमान की हालत बदलने लगी। झटके लगातार तेज होते गए। अब यह मजाक जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जहाज पर से नियंत्रण खत्म हो रहा हो। उधर कॉकपिट में पायलट ने एक ऐसी गलती कर दी जो बाद में जानलेवा साबित होने वाली थी। उसे लगा कि विमान एंडीज पर्वत की मुख्य चोटी को पार कर चुका है। उसे विश्वास था कि सबसे खतरनाक हिस्सा पीछे छूट चुका है, इसलिए अब वह विमान की ऊंचाई कम कर सकता है और सैंटियागो की तरफ उतरने की तैयारी कर सकता है। लेकिन वह समय ऐसा था जब जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थी। पायलटों को अपने विमान की सही स्थिति का पता नहीं चल पाता था। उन्हें सिर्फ कमजोर रेडियो सिग्नल के आधार पर अंदाजा लगाना पड़ता था कि वे कितनी दूर आ चुके हैं। पायलट को लगा कि विमान पहाड़ों से बाहर निकल चुका है, लेकिन असलियत में जहाज अब भी ऊंची चोटियों से घिरा हुआ था। और एक बार जब उसने विमान को नीचे उतारने का फैसला कर लिया, तब उसे वापस ऊपर ले जाना लगभग असंभव हो गया। कुछ ही सेकंड बाद बादलों के बीच से एक विशाल सफेद पहाड़ अचानक सामने आ गया। पायलट ने पूरी ताकत से विमान का नाक ऊपर खींचने की कोशिश की। इंजन जोर जोर से गरजने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊंचाई बहुत कम थी, गति बहुत धीमी थी और पहाड़ बहुत पास आ चुका था। उसी पल पायलट को अपनी भयानक गलती का एहसास हो गया। 4000 मीटर ऊंचे एंडीज पर्वतों के बीच एक छोटी सी गलती भी मौत की सजा बन जाती है। यहाँ दूसरी कोशिश का कोई मौका नहीं मिलता। और फिर वह हुआ जो होना तय था। एक जोरदार टक्कर हुई। टक्कर होते ही जहाज का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और आगे का हिस्सा ऐसे फिसलने लगा जैसे कोई भारी चीज बर्फ पर घसीटी जा रही हो। वह बर्फ के मैदान पर लंबी खाई बनाता हुआ आगे बढ़ता गया। अंदर की सीटें उखड़कर फटने लगीं। सामान हवा में इधर उधर उड़ने लगा। लोगों की चीखें और टूटते धातु की तेज आवाजें एक साथ। रोबर्टो टीम का सबसे मजबूत सदस्य था।
इसलिए उसका अभियान में रहना जरूरी था। नुमा का फैसला एक तरह का त्याग था। अपने बलिदान से वह चाहता था कि अभियान को एक छोटी सी उम्मीद मिल सके। रोबर्टो कुछ पल हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने सिर हिला दिया। उसे पता था कि नुमा सही कह रहा है। नुमा मुड़ा और अकेला ही मुश्किल से वापस कैंप की तरफ चल पड़ा। जब नुमा कैंप पहुंचा तो उसने देखा कि एक और जीवित बचे व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। अब 19 लोग घटकर 18 रह गए थे। नुमा गहरी निराशा में डूब गया। उसने हावियर से कहा कि वह समझ नहीं पा रहा है। विमान दुर्घटना के पहले पल से ही वह हर किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने हमेशा सही काम करने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी टांग इस हालत में है और वह किसी काम का नहीं रह गया। हावियर नुमा की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा घाव तुम्हें बेकार नहीं बनाता। हावियर ने अपनी पत्नी को खोने के अनुभव से नुमा के सवाल का जवाब दिया। मौत अपने आप में कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन जो लोग जिंदा रहते हैं वही उसे मतलब देते हैं। लिलियाना की मौत ने हावियर को प्यार की असली कीमत समझाई और उसे जीते रहने की वजह दी, अपने बच्चों के लिए। उसी तरह नुमा की चोट भी उसे बेकार नहीं बनाती, बल्कि उसे किसी और तरीके से योगदान देने का मौका देती है। हर किसी का अपना एक मिशन होता है और हर किसी को एक ही पहाड़ पर चढ़ना जरूरी नहीं होता। कुछ समय बाद नांडो और बाकी लोग वापस आ गए। नांडो उत्साहित होकर नुमा को बताने लगा कि वे लगभग 2-3 घंटे पूर्व की तरफ चले थे। अचानक एक छोटी पहाड़ी के पीछे उन्हें विमान का पिछला हिस्सा मिल गया। नांडो को विश्वास ही नहीं हो रहा था। विमान का वह हिस्सा दुर्घटना के समय अलग होकर दूसरी तरफ गिर गया था। उसके अंदर बहुत सारे सूटकेस बिखरे हुए थे, साफ जैकेट, शराब, सिगरेट और चॉकलेट। नांडो ने चॉकलेट नुमा को दी। नुमा ने तुरंत उसे फाड़कर खाना शुरू कर दिया, जैसे वह रैपर समेत निगल लेना चाहता हो। नांडो ने माना कि नुमा पहले सही था। उन्होंने बाहर एक रात बिताई थी और लगभग मर ही गए थे, लेकिन उन्हें जिस बैटरी की जरूरत थी वह उसी विमान के हिस्से में मिल गई। समस्या यह थी कि बैटरी बहुत बड़ी और भारी थी, इसलिए उसे वापस लाना संभव नहीं था। लेकिन अगर वे रेडियो को वहां ले जाएं तो उसे चलाने की कोशिश की जा सकती थी। नांडो ने यह भी बताया कि रॉय ने रेडियो ठीक कर लिया है। रोबर्टो का मानना था कि वे विमान वाले रेडियो को भी चालू कर सकते हैं। नांडो ने कहा कि उन्हें फिर से उस जगह जाना होगा और कोशिश करनी होगी। यह एक ऐसा पल था जब उम्मीद फिर से जाग उठी थी। अगर रेडियो चल गया और वे मदद का संदेश भेज सके तो शायद उन्हें पहाड़ पार करने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। कुछ समय बाद नांडो और 3 लोग फिर से निकल पड़े। नुमा उन्हें जाते हुए देखता रहा। वह चाहता था कि वह भी उनके साथ जा सके, लेकिन उसका शरीर उसे यहीं रुकने पर मजबूर कर रहा था। वह बस चुपचाप उनके लिए दुआ कर सकता था। रॉय ने आखिरकार रेडियो को बैटरी से जोड़ने में सफलता पा ली। अब वे सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलाकर उसे चलाने की कोशिश करने लगे। तभी नांडो ने अचानक पूछा, अगर रेडियो काम ही नहीं किया तो क्या होगा? रोबर्टो ने शांत आवाज में जवाब दिया, तब हम वापस लौटेंगे और फिर पश्चिम की तरफ चिल्ली की दिशा में चल पड़ेंगे। कुछ ही देर बाद रेडियो से अचानक खरखराहट की आवाज आने लगी। रोबर्टो तुरंत माइक्रोफोन के पास झुका और बोलने लगा। उसने सामने वाले को बताया कि वे एंडीज पर्वतों में फंसे हुए उरुग्वे के लोग हैं। वे अभी भी जिंदा हैं और मदद चाहते हैं। लेकिन जवाब में सिर्फ शोर सुनाई दिया। थोड़ी देर बाद रेडियो से संगीत और किसी की धुंधली आवाज सुनाई देने लगी। उन्हें समझ आ गया कि यह सिर्फ एक सामान्य रेडियो प्रसारण स्टेशन है। ये 2 तरफा संपर्क नहीं था। वे दूसरों की आवाज सुन सकते थे, लेकिन कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन सकता था। दिन बीतते गए और उनके शरीर की ताकत लगातार कम होती गई। खाने का राशन बहुत कम था, इसलिए वे हड्डियों से मांस अलग करके खाने लगे। जो चीज कभी कल्पना से भी बाहर थी, अब धीरे धीरे उनके लिए सामान्य बनती जा रही थी। एक दिन नुमा अचानक बोलने लगा, मैं अभी सिर्फ 5 साल का नहीं हूँ। मेरे जीवन में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं अपने भाइयों के पास वापस जाना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ और पिता को फिर से देखना चाहता हूँ। मैं नाचना चाहता हूँ। सामने वाले ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुमने कभी डांस भी किया है? नुमा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन अब मैं करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं हंसना चाहता हूँ। मैं रोना चाहता हूँ। तब पांचीतो ने धीरे से कहा, तो रो लो। नुमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगा। पांचीतो बार बार कहता रहा, रो लो, रो लो, रो लो। यह एक बहुत मानवीय पल था। नुमा हार नहीं मान रहा था, बल्कि वह जीवन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा था। उसकी इच्छाएं बहुत साधारण थीं। अपने परिवार से मिलना, नाचना, हंसना, रोना। पांचीतो ने उसे रोने दिया ताकि उसके भीतर का दर्द बाहर निकल सके। ऐसी कठोर परिस्थितियों में रोना कमजोरी नहीं होता। यह अपने अंदर जमा दर्द को बाहर निकालने का एक तरीका होता है, ताकि इंसान आगे जीने की ताकत जुटा सके। इसी दौरान रॉय लगातार रेडियो पर काम करता रहा। वह अलग अलग फ्रीक्वेंसी और कनेक्शन आजमा रहा था, लेकिन आखिरकार सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। 29 नवंबर 1972 वे 47 दिनों से फंसे हुए थे। उस समय तक 17 लोग जिंदा बचे थे। नांडो और बाकी लोग थके हुए सांस लेते हुए वापस कैंप में पहुंचे। सबने तुरंत पूछा, क्या हुआ? रोबर्टो ने बस इतना कहा, रेडियो काम नहीं कर रहा। यह एक ऐसा वाक्य था जिसने सबकी आखिरी उम्मीद तोड़ दी। अब वे बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते थे। वे किसी को यह नहीं बता सकते थे कि वे अभी भी जिंदा हैं। लेकिन टिंटिन ने एक और खबर दी। उन्हें विमान के पिछले हिस्से में
एक जलरोधी कपड़ा मिला था। उससे वे स्लीपिंग बैग बना सकते थे। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण थी। पहले जब नुमा और बाकी लोग बाहर रात बिताने की कोशिश कर चुके थे, तब वे लगभग ठंड से मर ही गए थे। इसका मतलब था कि बिना गर्म कपड़ों और सुरक्षा के पहाड़ों पर रात बिताना नामुमकिन था। लेकिन अब अगर वे उस जलरोधी कपड़े से स्लीपिंग बैग बना लें, तो उनके पास बाहर रात गुजारने का मौका होगा। इस खोज ने एंडीज पर्वत को पार करने की योजना को सिर्फ एक कल्पना से निकालकर एक वास्तविक संभावना बना दिया। नांडो ने तुरंत पूछा, हम कब निकलेंगे? रॉबर्टो ने जवाब दिया, जैसे ही स्लीपिंग बैग तैयार हो जाएंगे हम निकल पड़ेंगे, अब और इंतजार नहीं। इसी बीच रेडियो पर एक नई खबर सुनाई दी। 78 दिनों की खोज के बाद वायुसेना ने फैसला किया कि वे खोज अभियान फिर से शुरू करेंगे। इसके लिए एक खास C-47 विमान एंडीज पर्वतों की तरफ भेजा जाएगा ताकि उन्हें खोजा जा सके। ये खबर सुनते ही कैंप में मतभेद शुरू हो गया। रॉबर्टो का मानना था कि अब उन्हें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि शायद बचाव दल उन्हें ढूंढ ले। लेकिन नांडो ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने कहा, हम फिर से शुरुआत पर वापस नहीं जा सकते। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम खुद को देखो और उन्हें देखो, क्या यह जीना कहलाता है? हम यहाँ सिर्फ प्रार्थना करते हुए नहीं रह सकते। क्या तुम सच में यहीं बैठे बैठे सोते रहना चाहते हो? दिन गुजरते रहे। इंतजार करते करते सबकी बची हुई ताकत भी खत्म होती जा रही थी। वे बचाव दल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन साथ ही इस बात का भी कि कोई आखिरकार अंतिम फैसला ले। टिंटिन इस दौरान लगातार अपनी कैमरा से तस्वीरें लेता रहा। वह हर किसी का चेहरा कैद करता, विमान के मलबे की तस्वीर लेता, बर्फ से ढके पहाड़ों की तस्वीर लेता और उन शवों की भी तस्वीरें लेता जो बर्फ पर पड़े थे। वह जानता था कि अगर वे सब यहीं मर गए तो यही तस्वीरें इस बात का एकमात्र सबूत होंगी कि वे कभी यहाँ थे, और अगर वे जिंदा वापस लौटे तो यही तस्वीरें उनकी इस भयानक यात्रा की गवाही देंगी। किसी भी हालत में इन तस्वीरों को सच दर्ज करना था कि वे कभी यहाँ थे, उन्होंने संघर्ष किया और वे कभी जिंदा थे। एक दिन नुमा ने नांडो से कहा कि वह चाहता है कि नांडो एक बात जान ले, अगर जरूरत पड़े तो वह उसकी लाश का इस्तेमाल कर सकता है। नांडो ने तुरंत उसे डांटा, ऐसी बेकार बातें मत करो। लेकिन नुमा शांत रहा। उसने कहा, यह सच है, लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं तैयार हूँ, और ये जानकर मुझे सुकून मिलता है कि तुम लोग सफल हो जाओगे। 11 दिसंबर 1972। 25 साल का नुमा अपनी नींद में ही हमेशा के लिए चला गया। उसकी मौत शांत थी, लेकिन बेहद दुखद भी। वह असल में रग्बी टीम का सदस्य भी नहीं था, फिर भी वह इस यात्रा में शामिल हुआ था। दुर्घटना के बाद उसने हर किसी की मदद करने की कोशिश की। पूर्व दिशा की यात्रा के दौरान वह घायल हो गया और अंत में घाव के संक्रमण और कुपोषण की वजह से उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने नांडो को अनुमति दी थी कि वे उसकी लाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उसका आखिरी योगदान था, अपने शरीर से अपने दोस्तों को जीवित रहने में मदद करना। नांडो ने वह कागज निकाला जिस पर नुमा ने अपने आखिरी शब्द लिखे थे। उसने उसे सबके बीच पढ़कर सुनाया। उस पर लिखा था, सबसे पवित्र प्यार वह होता है जब कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे देता है। अगले दिन उन्होंने नुमा के शरीर को उसकी इच्छा के अनुसार तैयार किया और अभियान के लिए भोजन के रूप में पैक कर दिया। यह उनके लिए सबसे भारी और भावनात्मक काम था। नुमा ने न सिर्फ अपनी मौत से रॉबर्टो को प्रेरित किया, बल्कि अपने शरीर से अभियान के लिए आखिरी भोजन भी दे दिया। कैंप में सब लोग अभियान दल को विदा करने के लिए इकट्ठा हो गए। नांडो कार्लोस के पास गया और उससे कहा कि अब वे उसकी माँ और सुसी के शव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उसके लिए सबसे बड़ा त्याग था। पहले वह उनकी लाशों की रक्षा करने के लिए जान लगाने को तैयार था, लेकिन अब उसने अपने इस लगाव को छोड़ दिया ताकि बाकी लोग जिंदा रह सकें। यह इस बात का संकेत था कि उसने पूरी तरह हकीकत को स्वीकार कर लिया है। अब उसके लिए जीवित लोगों की जिम्मेदारी मृतकों के प्रति भावनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी थी। 12 दिसंबर 1972। दुर्घटना का 22वां दिन। पश्चिम की ओर जाने वाला अभियान शुरू हुआ। लक्ष्य था चिल्ली पहुंचना। 3 लोग निकले, नांडो, रॉबर्टो और टिंटिन। तीनों भारी सांस लेते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ चढ़ने लगे। रात होने पर तीनों एक ही स्लीपिंग बैग में सिमट कर बैठे और खाई के किनारे अपनी पहली रात गुजारी। अगले दिन तीनों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ना जारी रखा। आखिरकार वे किसी तरह पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए और तेज तेज सांस ले रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि ऊपर पहुंचकर उन्हें नीचे कोई हरी भरी घाटी दिखाई देगी जहां सभ्यता के निशान हो, कोई बस्ती हो और इस डरावने सपने का अंत हो जाए। लेकिन सामने जो नजारा था उसने उनका दिल तोड़ दिया। दूर दूर तक बस बर्फ से ढके पहाड़ ही पहाड़ थे, एक के बाद एक, जिनका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। एंडीज पर्वत मानो किसी जमे हुए समुद्र की तरह था, जिसकी लहरें पहाड़ों के रूप में उठती गिरती हुई आसमान की रेखा तक फैली थीं। वे सोच रहे थे कि बस इस एक पहाड़ को पार करते ही उन्हें नीचे की दुनिया दिख जाएगी, लेकिन अब उन्हें समझ आया
कि यह तो अनगिनत पहाड़ों में से बस एक था। वे आपस में बात करने लगे। हम पहले ही उस घाटी तक पहुंच चुके हैं, बस उस घाटी को पार करना है तो हम दूसरी घाटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या था? 10 दिन का सफर या 20 दिन का? उनके पास तो सिर्फ 1 हफ्ते का खाना बचा था। रॉबर्टो एक तर्कवादी इंसान था। वह जानता था कि इस सफर के पक्ष में आंकड़े नहीं थे, खाना कम था, दूरी बहुत ज्यादा थी और शरीर में ताकत भी खत्म हो रही थी। लेकिन नांदो की जिद और विश्वास ने उसे एक और संभावना दिखा दी। शायद उन 2 पहाड़ों के बीच सच में नीचे उतरने का रास्ता हो। शायद वे सच में वहां तक पहुंच सकें। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर वह वापस लौट जाता तो नांदो अकेला ही आगे चलता रहता। रॉबर्टो अपने दोस्त को अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। आखिर दोनों ने फैसला किया कि वे पश्चिम की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने तय किया कि टिंटिन वापस कैंप लौट जाएगा ताकि खाना ज्यादा दिनों तक चल सके। टिंटिन कैंप में लौटकर बाकी लोगों को उनकी हालत के बारे में बताता है। वह कहता है कि नांदो और रॉबर्टो दोनों ठीक हैं, उनकी हालत अच्छी है, उनके पास लगभग 10 दिन का खाना है और उन्हें रोकने वाली कोई चीज नहीं है। उधर एंडीज पर्वत की गहराई में नांदो और रॉबर्टो लगातार आगे बढ़ते रहे। उनके सामने एक के बाद एक पहाड़ थे जिनके ऊपर बादल और धुंध छाई हुई थी। वे एक घाटी पार करते, फिर दूसरी चढ़ाई चढ़ते, फिर अगली पहाड़ी पार करते। उनकी कमर झुक जाती, सांस फूल जाती और दिल ऐसा धड़कता जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। पता नहीं कितने समय तक चलते रहने के बाद नांदो ने सामने की ओर इशारा किया। आखिरकार उन्हें सच में नीचे उतरने वाला रास्ता दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, ऊंचाई कम होती गई और तापमान थोड़ा बढ़ने लगा। उनके कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। फिर अचानक उन्हें पक्षियों की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि वे अब काफी नीचे आ चुके हैं। उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़े भी देखे जो इस बात का संकेत थे कि यहाँ जीवन मौजूद है। 9वें दिन की रात को अचानक नांदो को जोर जोर से उल्टियां आने लगी। उसे भयानक खांसी हो रही थी। उसका शरीर अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर जैसे आखिरी चेतावनी दे रहा था कि अब वे अपनी सीमा के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। अगर जल्द ही उन्हें कोई इंसान नहीं मिला तो वे सच में रास्ते में ही मर जाएंगे। लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। रुकना मतलब यह था कि कैंप में इंतजार कर रहे उनके बाकी साथी भी मारे जाएंगे। 10वें दिन उन्हें एक छोटी सी धारा मिली। यह बर्फ पिघलने का पानी नहीं था, बल्कि सचमुच बहने वाली एक छोटी नदी थी। इसका मतलब था कि यहाँ स्थायी पानी का स्रोत है, यानी यहाँ कहीं जीवन मौजूद है। तभी अचानक रॉबर्टो ने नदी के उस पार एक चरवाहे को देखा। उस पल दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। 10 दिनों तक अनगिनत पहाड़ पार करने और असहनीय दर्द सहने के बाद आखिरकार उन्होंने इंसानी सभ्यता का निशान देख लिया था। उस पल की खुशी और राहत को शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। वे रोते हुए चिल्लाकर मदद मांगने लगे, लेकिन उनकी आवाज इतनी कमजोर और फटी हुई थी कि साफ सुनाई नहीं दे रही थी। चरवाहे ने कुछ देर इंतजार किया, फिर उसने एक पत्थर फेंका। उस पत्थर से कागज और पेन बंधे हुए थे। नांदो ने कांपते हाथों से कागज और पेन पकड़ा और लिखना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, सिर्फ थकान और कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि भावनाओं के कारण भी। उसकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन हर शब्द साफ और मजबूत था। हर शब्द में 14 लोगों की जिंदगी का भार था। बाद में यही चिट्ठी इतिहास में एक मशहूर दस्तावेज बन गई, जो इंसान की जीने की इच्छा की मिसाल बन गई। चरवाहे ने तुरंत दोनों को खाना और पानी दिया, फिर घोड़े पर बैठकर यह हैरान कर देने वाली खबर पहुंचाने निकल गया। नांदो और रॉबर्टो लकड़ी की एक झोपड़ी में बैठे थे, धूप की गर्मी महसूस कर रहे थे और बहते पानी और पक्षियों की आवाज सुन रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। वे सफल हो गए थे। वे सच में पहाड़ों से बाहर निकल आए थे। लेकिन उन्हें पता था कि समय बहुत कम है। पहाड़ों के नीचे उनके साथियों के पास अब ज्यादा खाना नहीं बचा था। उनकी हालत भी बहुत खराब थी। हर बीतता दिन उनके लिए और ज्यादा खतरा बन रहा था। खबर जल्दी ही हवाई बचाव सेवा तक पहुंच गई। सरकार ने उनकी लोकेशन की पुष्टि की और तुरंत रेस्क्यू टीम भेज दी। थोड़ी ही देर में पत्रकारों की गाड़ियां भी उस चरवाहे के घर पहुंचने लगी और इन दोनों चमत्कार करने वाले युवकों का इंटरव्यू लेने लगी। उधर विमान के मलबे के पास इंतजार कर रहे बाकी लोग जब रेडियो पर यह खबर सुनते हैं तो उनके बीच खुशी और रोने की आवाजें गूंज उठती हैं कि 71 दिन आखिरकार उन्होंने इस पल का इंतजार पूरा होते देखा। हेलीकॉप्टर बर्फीले पहाड़ों की ओर उड़ने लगे, उन लोगों को लेने के लिए जो 71 दिनों से इंतजार कर रहे थे। डरावना सपना आखिर खत्म होने वाला था। बचाव का इंतजार करते समय वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे और हिम्मत दे रहे थे। कोई अपने बाल काट रहा था, कोई दाढ़ी बना रहा था ताकि वे इंसानों जैसे दिख सके। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आ गए। उस पल उनकी सारी मजबूती टूट गई। दर्जनों दुबले पतले नौजवान एक दूसरे को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। वे बच गए थे, आखिरकार वे बच गए थे। 71 दिन 13 अक्टूबर को विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और 22 दिसंबर को उन्हें बचाया गया। 45 लोग विमान में सवार हुए थे, लेकिन सिर्फ 16 लोग जिंदा वापस लौट सके। उन्होंने मानव इतिहास की सबसे कठिन जीवित रहने की परीक्षा झेली थी। -40 डिग्री की ठंड, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, भूख, हिमस्खलन,
बीमारियां और उससे भी ज्यादा मुश्किल नैतिक संघर्ष, लेकिन वे बच गए। ये चमत्कार या किस्मत की वजह से नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए त्याग, मदद और हिम्मत की वजह से था। रॉबर्टो के मेडिकल ज्ञान ने घायलों की जान बचाई, कुछ लोगों की हिम्मत ने मृत शरीरों को संभाला, नांदो की इच्छा शक्ति ने एंडीज पर्वत पार किए, किसी ने अपने जख्मों के बावजूद दोस्तों की जिंदगी बचाई। हर जीवित इंसान अपने साथ उन मृत साथियों का बोझ लेकर जी रहा था, और यही बोझ उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि उस पहाड़ पर क्या हुआ था। अस्पताल में बचे हुए लोगों का पूरा इलाज किया गया। उनका वजन औसतन 30 किलो से भी ज्यादा कम हो चुका था। कुछ लोगों का वजन तो सिर्फ 40 किलो तक रह गया था, जो एक वयस्क पुरुष के आधे से भी कम है। गंभीर कुपोषण, ठंड से हुए घाव, संक्रमण और हड्डियों की चोटें, हर किसी को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं थीं। लेकिन चमत्कार की बात यह थी कि वे सब जिंदा थे। डॉक्टर भी हैरान थे कि इंसान का शरीर इतनी कठिन परिस्थितियों में इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रह सकता है। परिवारों से मिलना खुशी और आंसुओं से भरा पल था। कुछ पिता अपने बेटों को गले लगाकर रो पड़े। किसी ने अपना वादा निभाया था और जिंदा वापस आया था, हालांकि उसकी माँ और बहन हमेशा के लिए उसी पहाड़ पर रह गई थी। पिता ने उससे कहा कि जिंदा लौटना ही सबसे बड़ी जीत है, और उसकी माँ और बहन भी यही चाहती कि वह अच्छी जिंदगी जिए। बाकी बचे लोग भी अपने परिवारों से मिले। मीडिया पूरी दुनिया से इस चमत्कारिक कहानी को कवर करने के लिए पहुंच गई, लेकिन इसके साथ एक संवेदनशील सवाल भी उठा। उन्होंने पहाड़ पर आखिर खाया क्या था? आखिरकार भारी दबाव के बाद उन्हें सच्चाई बतानी पड़ी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉबर्टो ने स्वीकार किया कि उन्होंने जीवित रहने के लिए मृत साथियों के शरीर का सहारा लिया था, तो पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। ये कोई पारंपरिक वीरता की कहानी नहीं है, ये साधारण लोगों की कहानी है। वे सुपर हीरो नहीं थे, न संत थे, न जन्म से योद्धा। वे बस साधारण युवा थे, छात्र, खिलाड़ी, दोस्त। उन्हें डर लगता था, वे टूटते थे, वे रोते थे, वे सवाल करते थे, लेकिन वे प्यार भी करते थे, एक दूसरे का साथ भी देते थे, त्याग भी करते थे और फिर से उठ खड़े भी होते थे। उस बर्फीले पहाड़ ने इंसान की कमजोरी भी देखी और उसकी महानता भी। वहाँ जीवित रहने के लिए ऐसे फैसले लेने पड़े जिन्हें सामान्य जीवन में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन उसी जगह पर इंसानों ने एक दूसरे का साथ भी निभाया। मौत के किनारे पर भी उम्मीद को जिंदा रखा। जब सब कुछ छिन जाता है, खाना, गर्मी, सुरक्षा, सम्मान, तब भी इंसान के पास एक चीज बचती है, चुनाव। हार मानने या जीने का चुनाव, इंसानियत बनाए रखने या गिर जाने का चुनाव, प्यार पर भरोसा करने या निराशा में डूब जाने का चुनाव। 29 लोग हमेशा के लिए उस पहाड़ पर रह गए। उनकी लाशें बर्फ में दबी रहीं, उनकी कहानी बचे हुए लोगों की यादों में बस गई और उनकी आत्मा मानव इतिहास में दर्ज हो गई। और जो 16 लोग जिंदा बाहर आए, वे पूरी जिंदगी इस बोझ के साथ जीते रहे। वे जानते थे कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि उन 29 लोगों के लिए भी जी रहे हैं। यह कहानी सिर्फ जीवित रहने की नहीं है, बल्कि इंसानियत की भी है। सबसे गहरे अंधेरे में भी उम्मीद की छोटी सी लौ जलती रहती है, और एंडीज पर्वत की गहराई में वह पहाड़ आज भी खड़ा है, चुपचाप उन 29 आत्माओं की रक्षा करता हुआ और उस कहानी का गवाह बनकर जिसने 16 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।